हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 5 में। जैसा कि आपने सभी चारों लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे और आज है लेक्चर नंबर 5, तो सभी लोग तैयार हो जाओ एकदम। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मर्स आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे होंगे, रिवीजन एकदम आपका झमाझम चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा गोल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, हमारा है पार्ट नंबर 3 और कन्फर्मर्स हम साथ में पढ़ने वाले हैं। आइए जरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट नंबर 3 में क्या कहानी है, मुझे मेसो कंपाउंड के बारे में आपको समझाना है। मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं मेसो कंपाउंड के बारे में बात करूं तो कंपाउंड्स हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री विद कायरल कार्बन्स, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन्स होंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो आपको इतना तो पता है कि एक कायरल कार्बन में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है ना। इतना आप जानते हो कि एक कायरल कार्बन में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है। तो कायरल कार्बन या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। यूजुअली 2 वाला ही आपके सिलेबस में आता है, ज्यादा से ज्यादा 3 वाला आ सकता है, ठीक है। 3 हो या 4 हो आप कर सकते हो, लेकिन 2 पर फोकस करना। तो कंपाउंड्स हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री विद कायरल कार्बन्स, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो एक काम करते हैं, पहले हम मेसो कंपाउंड बना लेते हैं, फिर मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाता हूं, ठीक। तो आइए जरा हम मेसो कंपाउंड बना लेते हैं पहले। जैसे ऐसे ऐसे ध्यान से देखना जरा। यहां मेरे पास लिखा है CH3, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH और यहां CH3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, क्या ये कायरल कार्बन है? यस सर है। क्या ये कायरल कार्बन है? यस सर है। तो कायरल कार्बन आ गए। कितने कायरल कार्बन है इसमें? 2 है ना। कितने कायरल कार्बन है? 2 कायरल कार्बन है, ठीक है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो जरा, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलोगे? जी बोलोगे। यस है। इसका मतलब इसमें 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन हैं इसमें, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। इसका मतलब इस कंपाउंड को हम बोलेंगे मेसो कंपाउंड, ठीक है। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इतना भी पता है आपको। क्यों? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इसका क्या मतलब है? इंटरनल कंपनसेशन का मतलब यह है कि अगर ये वाला कायरल कार्बन, अगर ये वाला कायरल कार्बन प्लेन पोलराइज लाइट को +30 घुमाएगा, मान लिया मैंने +30 घुमाएगा, तो ये वाला -30 घुमाएगा। तो नेट रोटेशन इसका थीटा क्या हो जाएगा? थीटा मतलब हम रोटेशन को लिख रहे हैं ना। नेट रोटेशन जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। क्या ये 2 डिफरेंट कंपाउंड है? नहीं, एक ही कंपाउंड है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। अगर ये वाला कायरल कार्बन +30 घुमा रहा है तो ये वाला कायरल कार्बन -30 घुमाएगा। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ कायरल कार्बन थे, मतलब दोनों रोटेशन कैंसिल करके 0 हो जाएगा। ओवरऑल मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। समझ गए इस वर्ड का मतलब? इंटरनल कंपनसेशन का मतलब एक ही कंपाउंड में अगर इस कायरल कार्बन को बोलें तो +30, इसको बोलें तो -30, ओवरऑल नेट रोटेशन 0 हो जाएगा, ठीक। और एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल देख लो। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है, ठीक, मैंने ऐसे छोड़ दिया कंपाउंड को, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि यहां पर CH3 होगा और यहां पर CH3 होगा, ठीक है, ऐसा है। तो क्या ये कायरल कार्बन है? बताएं जरा। यस सर है। क्या ये कायरल कार्बन है? यस सर है। चारों ग्रुप डिफरेंट, बाकी H होगा इसके पास, है ना। H होगा, CH3 होगा, इधर से जाओगे अलग ग्रुप मिलेगा, इधर से जाओगे अलग ग्रुप मिलेगा। देखो चेक कर लो, अगर मैं इसको कायरल बोल रहा हूं तो एक CH3 हो गया, इधर से गए CH2, इधर आए CH2, इधर गए CH CH3, यहां H होगा, है ना।
यहां भी H होगा वैसे तो, और इधर से गए CH2। इसका मतलब इस कायरल कार्बन के अराउंड इधर इधर एक H हो गया और एक इधर से, ग्रुप अलग अलग है ना। तो ये कायरल कार्बन हो गया। तो ये दोनों कायरल कार्बन है जी सर। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो इसमें दो कायरल कार्बन है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये मेजो है, यस है, ठीक। ये वाला भी मेजो था, दो कायरल कार्बन प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या ये मेजो है? जी है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम चेक करते हो क्या, मेजो कंपाउंड्स को। समझ गए आप? प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, एटलीस्ट दो कायरल कार्बन तो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वो तो आप पीयूएस देख के चेक कर लोगे। क्लियर है एकदम? चलो इसको पॉज करो और नोट करो फटाफट से। सभी लोग पॉज करेंगे और नोट करेंगे। पॉज करिए और नोट करिए। हो गया डन? चलें आगे बढ़ें। लिख लिया हो तो आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? चलो आगे बढ़ा जाए। अब मैं कुछ कंपाउंड बना रहा हूं, आप बताना मेजो है या नहीं है। ध्यान से बताइएगा। क्या ये मेजो है? चेक करते जाओ, है ना। पहला, दूसरा क्या ये मेजो है? थर्ड, थर्ड बताइए, थर्ड। एक कायरल कार्बन और बढ़ाता हूं, है ना। क्या ये मेजो है? चेक करिए। फोर्थ, चेक करते जाओ आप, है ना। क्या ये मेजो है? फिफ्थ, क्या ये मेजो है? सिक्स्थ, क्या ये मेजो है? इतने कंपाउंड चेक कर लिया आपने तो आप सीख जाओगे, है ना। चलिए फटाफट से आप पॉज करिए और ट्राई करिए, इनमें से कौन कौन से मेजो हैं और मुझे बताइए फटाफट से। क्या लगता है आपको? चलिए आइए चेक करते हैं। सबसे पहले कायरल कार्बन ढूंढो, है ना। क्या ये कायरल कार्बन है? बताओ। यस सर, क्या ये कायरल है? यस सर। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। क्यों? यहां OH लगा है, यहां Br लगा है, देखो ध्यान से। यहां OH और यहां Br लगा है तो POS नहीं है। तो यहां पर कायरल
कार्बन दो हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये मेसो नहीं होगा। ऐसे चेक करना है, पहले कायरल कार्बन देखो फिर पीयूएस देखो। ऐसा, इधर आ जाओ, क्या इसमें कायरल कार्बन है? बताओ जरा फटाफट से। यस, क्या इसमें कायरल कार्बन है? यस। तो कायरल कार्बन की अगर मैं बात करूं, कितने हैं? दो। पीओएस नहीं है, मेसो नहीं होगा। क्यों पीओएस नहीं है? यहां CH3 और यहां CH2 CH3 दोनों ग्रुप अलग है ना, तो मेसो नहीं होगा, है ना। अगला थर्ड नंबर का देखेंगे, क्या इसमें कायरल कार्बन है? देखो, यस। क्या इसमें कायरल कार्बन है? यस। और ये तो स्यूडो की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना, तो उसको भी हम कायरल कार्बन की तरह डबल स्टार लगा देते हैं। तो कायरल कार्बन मिल गए। क्या इसमें पीओएस है? ये मिल गई, देखो मिल गई ना पीओएस। अगर मैं ये प्लेन लेता हूं तो प्लेन में आने वाले H और OH तो डिस्कार्ड हो जाएंगे, ऊपर वाला नीचे वाला ग्रुप सेम है। इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन थे। कितने लिखूंगा मैं? 3 लिख देता हूं, है ना। स्यूडो कायरल को भी कायरल की कैटेगरी में डाल देते हैं, 3 है। और पीओएस है क्या? यस सर। तो मेसो? यस सर, है ना, मेसो। ऐसे करना है। अगला बताओ, क्या ये कायरल कार्बन है? ये वाला नहीं है। क्यों? एमी और एच तो अलग हैं, लेकिन इधर से और इधर से ग्रुप सेम लगा है। देखो, इधर से जाओगे और इधर से जाओ, एक सेम ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। इस वाले में देखोगे, इस वाले से देखोगे, एमी और एच डिफरेंट है, लेकिन इधर से और इधर से सेम ग्रुप मिल रहे हैं, है ना। इधर से सेम ग्रुप मिल रहे हैं, तो ये भी कायरल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसमें कायरल कार्बन थे क्या? नहीं थे। तो कायरल कार्बन कितने? 0, खत्म। अगर कायरल कार्बन ही 0 है तो सीधे मना कर दो, पीओएस देखने की जरूरत ही नहीं है। कायरल कार्बन ही नहीं है ना, तो यही मना कर दो, पीओएस क्यों देख रहे हो फिर? समझे? कायरल कार्बन ही नहीं है भैया, कायरल कार्बन तो होने चाहिए थे ना। अगला देखो जरा, 5th वाला। क्या ये कायरल है? यस सर। क्यों? यहां पर H डैश में होगा, यहां पर H डार्क में होगा, इस जगह, ठीक है। तो क्या ये कायरल कार्बन है? जी सर। क्या ये कायरल कार्बन है? जी सर। दोनों ही कायरल कार्बन है ना। हाँ। क्या इसमें पीओएस है? अगर मैं ये सोचूं कि सर मुझे ये दिख रहा है, तो ये पीओएस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एमी डार्क में लगा है और यहां पर एमी डैश में लगा है, सही है ना। यहां एमी डार्क में है और यहां एमी डैश में है। इसका मतलब क्या हुआ? पीओएस है ही नहीं। तो चलो, कायरल कार्बन तो 2 मिल गए थे, कायरल कार्बन 2 थे, लेकिन पीओएस इसमें नहीं है, तो मेसो भी नहीं है। देखो, कायरल कार्बन 2, पीओएस नहीं थी, मेसो नहीं है। अगला बताओ, 6th। एक कायरल कार्बन में कभी भी मेसो नहीं होगा, ठीक है। मेसो डज नॉट एग्जिस्ट इन वन कायरल कार्बन। एक कायरल कार्बन में बेटा कभी मेसो नहीं होने वाला है। एक कायरल कार्बन में कभी मेसो नहीं होता, है ना। फटाफट से इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो जल्दी से। डन। आगे बढ़ूं? समझ गए कहानी आप? चलिए भाई, आगे चलते हैं। अगली कहानी है डीएल सिस्टम। बेटा, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्यान रखना। डी और एल सिस्टम का कोई फुल फॉर्म भी नहीं है। स्मॉल डी का तो है, कैपिटल स्मॉल एल का तो है। देखो, स्मॉल डी डेक्स्ट्रो, स्मॉल एल लेवो, इनका फुल फॉर्म होता है। लेकिन
कैपिटल डी कैपिटल एल का कोई फुल फॉर्म नहीं है। ये सिर्फ फैमिली है जो क्लासिफाई करती हैं किसी भी कंपाउंड को कि ये डी फैमिली का है या एल फैमिली का है। और यूजुअली डीएल सिस्टम हम लगाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। किसके लिए लगाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। आप आगे आने वाले समय में एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमोलिक्यूल के अंदर आता है, तो उसमें भी हम ये सारी चीजें देखेंगे। अभी बस बेसिक सी चीज बता रहा हूं कि डीएल सिस्टम कैसे चेक करना है, ठीक है। डी फैमिली से बिलोंग करेगा या एल फैमिली से बिलोंग करेगा कोई कंपाउंड, उसको कैसे चेक करना है, देखो ध्यान से देखना। मैंने यहां लगा दिया CHO, इधर H, इधर OH, यहां CH2OH, ठीक है, ऐसा लगा हुआ है। अब मुझे बताना है कि डी फैमिली से है कि एल फैमिली से। तो क्या कंडीशन है वो, यहां पर कंडीशन लिख देता हूं। चेक लास्ट कायरल कार्बन, चेक लास्ट कायरल कार्बन if OH is on the right side, तो कैपिटल डी होगा, इस फैमिली से बिलोंग करेगा। इफ OH is on the left side, तो कैपिटल L से बिलोंग करेगा। इतना करना है बस, इतना करना है बस। तो अगर तुमने डीएल सिस्टम चेक करना है तो लास्ट कायरल कार्बन चेक करो। अब यहां तो बेचारा एक ही कायरल कार्बन है, तो उसी से ही देखोगे ना। बताओ OH कहां है, देखो जरा ध्यान से। OH कहां है? राइट साइड। तो कौन सी फैमिली हो जाएगी? डी। सिंपल सा एकदम, कितना आसान है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना नहीं इसका, ना 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 ना, ना। सिर्फ फैमिली क्लासिफाई कर लो, बस इतना काफी है। क्लियर है एकदम। इस कंपाउंड का नाम याद करना हो तो इसको बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? ग्लिसरैल्डिहाइड नाम है इसका, ठीक। चलिए अगला देख लीजिएगा, एक और समझिए। CHO, CH2OH, OHH, HOH। लास्ट कायरल कार्बन कैसे चेक करोगे? IUPAC की नंबरिंग कर लो। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। कार्बन तो इसमें 4 हैं, लेकिन लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है? ये वाला। और यहां पर तुम्हें क्या देखना है? OH कहां है? लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड है तो कौन सी फैमिली हो जाएगी? L। ऐसे करना है। तो इसका क्या आंसर आया? डी फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये, और इसका आंसर क्या आया? एल फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये। क्लियर एकदम मामला, समझ गए बात को? ऐसे चेक करना है आपको। फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अच्छा लगेगा। फटाफट से पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बताना। हो गया? चलिए देखिए जरा ध्यान से। आइडेंटिफाई डी और एल, ठीक है। डीएल बताना है आपको। CHO, CH2OH, HOH, HOH, OHH। ये चेक करो, करते जाओ डी और एल फैमिली। CHO, यहां CH2OH है, HOH, HOH, OHH, HOH।
ठीक है, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, और एक और लिख लेते हैं, थर्ड। चलिए फटाफट से आप मुझे आंसर करके बताइए कौन सा डी है और कौन सा एल है। चलिए यहीं पर आंसर करिए जल्दी से, डी है या एल है। शुरू हो जाओ जरा, करो करो, अरे अच्छा लगेगा यार, करो तो। डी है या एल है, बताओ क्या लग रहा है आपको, डी है या एल है, जल्दी बता दो क्या लग रहा है आपको। कर लिया होगा पॉज करके। चलिए देखिए जरा, ओ एच मेरे पास राइट साइड है, लास्ट कायरल कार्बन चेक करना है। मुझे कैसे पता चला यही लास्ट है, यही लास्ट है, यहां से नंबरिंग करी थी मैंने, आईयूपीएसी नंबरिंग करनी है बस। 1 2 3 4 5, यहां 1 2 3 4 5 6, यहां 1 2 3 4 5। ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन चेक करना था बस, काम हो गया आपका, हो गया काम, अरे भैया हो गया। देखो ओ एच राइट साइड है तो डी, ओ एच राइट साइड है तो डी, ओ एच लेफ्ट साइड है तो एल। सिंपल, इससे आसान क्या होगा। देखो लास्ट कायरल चेक करना है तुम्हें, ओ एच राइट था, यहां राइट था, यहां लेफ्ट था, आंसर आ गया। ये डी होगा, ये डी होगा, ये एल फैमिली होगी। ऐसे चेक करना है आपको डी और एल। ठीक है, सेकंड वाले का नाम याद कर लेना, बाकियों के नाम कार्बोहाइड्रेट में याद हो जाएंगे, इसको याद कर लो, इसको बोलते ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज। तो ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर एकदम, समझे बात। आगे बढ़ूं, चलूं आगे, जल्दी बताओ, पॉज करके नोट कर लो, है ना। चलो भाई, चलिए चलिए चलिए, अगला है इराइथ्रो एंड थ्रियो। देखना, इराइथ्रो और थ्रियो की अगर मैं बात करूं, नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये भी सिर्फ फैमिली को क्लासिफाई करता है कि इराइथ्रो फैमिली से कौन बिलोंग करता है और थ्रियो फैमिली से कौन बिलोंग करता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, लाइन पढ़ो जरा क्या लिखी है। सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है देन इराइथ्रो, अदरवाइज थ्रियो। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो इराइथ्रो, अदरवाइज थ्रियो। कैसे चेक करेंगे सर, आइए सिखाते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। यहां लगा दिया मैंने CH3, यहां लगा दिया मैंने C2H5, HOH, HOH, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया C2H5, HOH, OHH। ठीक, अब देखो जरा सिमिलर ग्रुप, चाहे तो तुम H ले लो चाहे OH ले लो, जैसी तुम्हारी इच्छा है। मैं OH पकड़ लेता हूं, है ना। दोनों OH राइट साइड लगे, सेम साइड। यहां देखो एक OH लेफ्ट साइड लगा और एक राइट साइड लगा है। तो अगर सेम साइड लगे, देखो यहां पर सेम साइड का मतलब क्या है, कायरल कार्बन से तुम्हें चेक करना है। किससे चेक करना है बेटा, कायरल कार्बन से चेक करना है सेम साइड। तो ये सेम साइड हो गया, तो क्या हो गया, ये इराइथ्रो। और OH OH अपोजिट तो क्या आएगा, थ्रियो। ऐसा होता है। तो OH OH सेम साइड तो क्या होगा, इराइथ्रो, और OH OH अपोजिट साइड तो क्या हो गया, थ्रियो। तुम्हें ऊपर नीचे से नहीं देखना, तुम्हें कायरल कार्बन से चलना। यहां से कायरल कार्बन से देख रहे हैं हम कि OH राइट है, यहां से देख रहे हैं कि OH राइट है, यहां से देख रहे हैं कि OH लेफ्ट है, और यहां से देख रहे हैं कि OH राइट है, ऐसा। तो सेम साइड तो इराइथ्रो, अपोजिट तो थ्रियो। समझे बात ये। चलो फिर नोट करो इसी बात पे। तो ये कहानी थी इराइथ्रो और थ्रियो की। डन, चलें आगे।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, माय होप। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा, अगला टॉपिक है हमारा अमीन इन्वर्जन। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, कवर कर लेते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। अमीन इन्वर्जन क्या होता है? देखो, अमीन इन्वर्जन का मतलब क्या है ये समझ लो। मेरे पास नाइट्रोजन है, इधर एक लोन पेयर होगा, यहां मैंने एक ग्रुप लगा दिया R1, यहां लगा दिया R2 और यहां लगा दिया R3। इसमें पता है क्या हो जाता है? इस लोन पेयर के अराउंड फ्लिपिंग चलती रहती है, इस लोन पेयर के अराउंड फ्लिपिंग चलती रहती। कैसे? ये इन्वर्टेड हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक्चुअल में इस लोन पेयर को आप दबा दो, इस लोन पेयर को दबाओगे तो R1 R2 R3 तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे, और दबा के उस तरफ ले जाओ तो ये ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से। ऐसा हो जाएगा, ये देखो। तो आपने क्या करा, ये इन्वर्ट हो गया, और ये इतना रैपिड होता है, इतना रैपिड होता है, इतना फास्ट होती है फ्लिपिंग कि आप इन दोनों को आइसोलेट भी नहीं कर सकते, बहुत तेज होती है। लेकिन होती कैसे है सर? आइए समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इसकी जो इसमें कन्वर्जन होता है वो वाया फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और वो ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर होती। कैसे? ये लोन पेयर अभी किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, कैसे पता चलेगा? इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp3। ठीक है भाई, 3 सिग्मा था, एक लोन पेयर था, यहां पर 3 सिग्मा और एक लोन पेयर sp3, तो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में। लेकिन जैसे ही तुमने इसको दबाया, मतलब जैसे ही इसकी फ्लिपिंग होती है, ये पलटता है, तो पहले ये प्लेन में आता है, मतलब ऐसा दिखता है आपको, n R1 R2 R3 ऐसा। और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो प्लेन में आ जाता है। प्लेन मतलब आप यूं बोलो, प्लेन मत बोलो, बोलो पी ऑर्बिटल में आ जाता है ना। ये प्लेन में आ जाते हैं, कौन? R1 R2 R3 प्लेन में आ जाते हैं, और इसको आप ऐसा बोलो कि ये प्योर पी में आ जाता है। और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो गया? sp2। क्यों? 3 सिग्मा काउंट करेंगे, पी तो काउंट होगा नहीं, तो sp3 से बनता है sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर, और फिर इससे एक कन्वर्जन होता है। मतलब यहां पर एक्चुअल में जो इन्वर्जन होता है वो ऐसे होता है, जो इन्वर्जन होता है ऐसे होता है। तो sp3 से sp2 फिर sp3, sp3 से sp2 फिर sp3, ऐसा होता है। समझे बात को? तो ये फ्लिपिंग को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करें कि सर अमीन इन्वर्जन है तो क्या? एक्चुअल में होता क्या है, नाइट्रोजन का साइज होता है बहुत छोटा, नाइट्रोजन का साइज होता है बहुत छोटा, तो उस पर लोन पेयर उतना स्टेबल नहीं होता जितना फास्फोरस पे होगा। अगर मैं कंपैरिजन कराऊं सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का, तो छोटे साइज पर लोन पेयर है, आसपास के बॉन्ड पेयर हैं, इनमें होगा रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से वो फ्लिपिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो ये फ्लिपिंग चलती रहती है। आपको इस तरीके से समझ सकते हो, देखो जरा कुछ ट्राई करते ना यार। आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरे पास इधर इधर आ जा, इधर आ जा, ये है, क्या है मेरे पास? क्या है मेरे पास? अम्ब्रेला। ठीक है, अब आप समझना जरा बात को। ये कुछ इस तरीके से है, ऐसा मान लो, पहले ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। अब ये आएगा प्लेन में, मतलब ये आएगा ऐसा प्लेन में, सीधा हो जाएगा ये, मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूं, दबा रहा हूं। तो यहां पर मान लो लोन पेयर लगा है ऊपर, और मैंने इसको दबा दिया। अगर मैंने इसको दबा दिया तो लोन पेयर आ जाएगा फिर प्लेन में, ऐसा दिखेगा। और अगर लोन पेयर प्लेन में, लोन पेयर पी ऑर्बिटल में आ जाएगा तो R1 R2 R3 प्लेन में आ जाएंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे। एक तरीके से मान लो चादर जैसी बन जाएगी, ये जो अम्ब्रेला देखा चादर जैसी बन जाएगी। और फिर लोन पेयर जब दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो फिर वो ऐसा दिखने लगेगा। पहले वो ऐसा था, फिर प्लेन में ही आएगा,
और लोन पेयर ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, पहले ऐसा था, आपने दबाया, ये पूरा प्लेन में आ गया। ठीक है, ये पूरा प्लेन में आ गया, ये वाला पूरा हिस्सा प्लेन में आ गया, छतरी। ठीक है, और जब लोन पेयर उस तरफ पहुंचा तो वो ऐसा हो जाएगा। और ये खेल चलता रहता है लगातार। ठीक है, ये खेल चलता रहता है लगातार, इसको बोलते हैं अमीन इन्वर्जन। क्लियर एकदम? चलिए भाई, तो अगर मैं आपके सामने यहां पर एक एनर्जी से रिलेटेड डायग्राम समझा दूं, समझना जरा बात को। ध्यान से देखना, तो ऐसा बनेगा कुछ, देखो। अगर मैं इन तीनों फॉर्म को एक साथ समझाऊं यहां पर, तो ये कुछ ऐसा है। ऐसा इस तरीके से। इधर हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एनर्जी बढ़ गई इसकी। और इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो अगर मैं इधर नंबरिंग करूं इसकी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। ऐसा है ये। तो sp3 से हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और फिर sp3 में चला जाता है। तो इस तरीके का डायग्राम आता है इसका। मतलब 1 और 3 की एनर्जी बराबर और 2 की एनर्जी ज्यादा। 1 और 3 की एनर्जी बराबर है और 2 की एनर्जी ज्यादा है। इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं इसका। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इनको बोलते हैं अपन। समझे बात को? ये कहानी थी। नोट करो इसको, पॉज करो और नोट करो। पॉज करिए, नोट करिए। पॉज करिए, नोट करिए। डन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या वो कंडीशन है जिसमें अमीन इन्वर्जन दिखता है? आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि अमीन इन्वर्जन है कि नहीं। आइए, कंडीशन टू शो अमीन इन्वर्जन, समझना। एलिमेंट शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड, जैसे नाइट्रोजन हो जाए, कार्बन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, ईटीसी। अमीन इन्वर्जन जो ऑब्जर्व किया गया था वो अमीन्स में किया गया था, इसलिए आपको मैक्सिमम केसेस में नाइट्रोजन मिलेगा। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन भी कभी दिख सकता है, लेकिन नीट में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो सिर्फ नाइट्रोजन ही आपको ध्यान रखना है। मस्ट हैव 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर होना चाहिए नाइट्रोजन के पास। शुड बी एसाइक्लिक, रिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? रिंग में रोटेशन नहीं होता, रिंग तो लॉक्ड रहती है। हर एक एटम एक दूसरे से जुड़ता तभी तो साइक्लिक कंपाउंड बनता है ना। तो एसाइक्लिक होना चाहिए, मतलब ओपन चेन, शुड बी ओपन चेन। एसाइक्लिक, साइक्लिक नहीं होना चाहिए, है ना। फॉस्फोरस एंड सल्फर कैन नॉट शो अमीन इन्वर्जन, क्योंकि ये थर्ड पीरियड के हैं। और थर्ड पीरियड में पता है क्या होता है? साइज ज्यादा होता है। थर्ड पीरियड में साइज ज्यादा होता है, तो लोन पेयर स्टेबल होता है। लोन पेयर इनफ स्टेबल है कि वो अमीन इन्वर्जन ना दिखाए। अमीन इन्वर्जन दिखा क्यों रहा था? क्योंकि स्टेबल नहीं था लोन पेयर, रिपल्सन हो रहा था। साइज कम था, चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी, आसपास के बॉन्ड पर धक्का मार रहे थे, रिपल्सन दे रहे थे। तो फॉस्फोरस, सल्फर या थर्ड पीरियड के और एलिमेंट वो अमीन इन्वर्जन नहीं दिखाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है जिससे पता चलता है कि अमीन इन्वर्जन है या नहीं है। तो मैं कुछ सवाल दूंगा, कर पाओगे? कर पाओगे? पहले आप इसको पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपको सवाल देता हूं, बताना अमीन इन्वर्जन किसमें है और किसमें नहीं है। हो गया? चलें? बहुत बढ़िया बेटी। वो बेटी, अमीन इन्वर्जन इज प्रेजेंट और नॉट, बताना जरा। टी,
ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और अमीन इन्वर्जन जब भी होगी तो ग्रुप्स डिफरेंट लगे होंगे, है ना, मतलब नाइट्रोजन को कायरल होना है, कायरल नाइट्रोजन होना चाहिए। चलो बताना, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और सिक्स्थ। चलिए इनमें आप चेक करके मुझे बताइए, बताइए, इनमें आप चेक करिए और बताइए, बोलिए क्या लग रहा है। पॉज करो और ट्राई करो, करो जरा एक बार पॉज देन ट्राई। है तो यस लिख देना, नहीं है तो नो लिख देना। कंडीशन आपको पता है पीछे की। कर लिया? क्यों भाई अंकल, कर लिया क्या? चलो देखना जरा, क्या ये नाइट्रोजन है? पहली बात तो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, यस नाइट्रोजन है। चारों ग्रुप डिफरेंट है, यस सर। चलो सही है। ए साइक्लिक है, यस सर। बस हो गया, अमीन इन्वर्जन होगा। इधर बताओ, क्या ये नाइट्रोजन है? यस सर। जिसके पास लोन पेयर है उसको चेक करना है। नाइट्रोजन है, यस सर। ये तो साइक्लिक है, रिंग है, तो अमीन इन्वर्जन नहीं होगा। साइक्लिक है ना ये तो। इधर इसके पास लोन पेयर होगा, सल्फर के पास है ना। बताओ जरा, क्या ये अमीन इन्वर्जन करता है? अरे भैया थर्ड पीरियड का तो करता ही नहीं है, सीधे मना कर दो ना, नो। थर्ड पीरियड का करता ही नहीं है। यहां आ जाओ, फास्फोरस नहीं करता, सल्फर फिर आ गया, नहीं करता। लोन पेयर तो होगा लेकिन सल्फर नहीं करता। यहां नाइट्रोजन तो है, ए साइक्लिक भी है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? 1 2 3, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp2 है, तो ये भी अमीन इन्वर्जन नहीं करेगा। sp2 कहां करता है ना? समझे बात को? क्लियर है एकदम मामला? वाह 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 वाह, क्या बात है। फटाफट से पॉज करो और नोट करो, फिर आगे चलते हैं। पॉज करिए और नोट करिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन, चलें आगे। चलिए भाई, अब हम चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपसे पूछ लेते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बताओ, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर निकालना है तो इसके कुछ केस और कुछ फॉर्मूले होते हैं, आइए। इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल तुम्हारा अनसिमेट्रिकल है ना, और आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिया है, फिशर प्रोजेक्शन नहीं बनाया, ध्यान रखना, बिना फिशर प्रोजेक्शन बना के दिया है, और आप देखो जरा अनसिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। कैसे? आप सेंटर पे खड़े होकर इधर चले जाओ और इधर चले जाओ, सेम जगह पर सेम ग्रुप मिलने चाहिए। जैसे ऊपर गए, यहां ये और ये सेम मिल गए, और ऊपर गए यहां मिथाइल यहां इथाइल मिल गया, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है ना, सिमेट्रिकल नहीं है। तो अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूं यहां पर। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं? 2 की पावर n, और n क्या है यहां पर? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन से यहां पर n, ठीक है। अगर मेरे पास सारे ऑप्टिकल आइसोमर हैं तो इनमें से आपसे पूछेंगे बताओ ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं। अगर यहां पर सिमिट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो इनके जब फिशर बनेंगे तो उसमें भी सिमेट्रिक, उसमें पीयूएस नहीं आएगी। अगर ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है और मैं इसके फिशर बनाऊंगा तो पीयूएस आ ही नहीं सकती। क्यों? ऊपर मिथाइल है, नीचे इथाइल है, कहां से आएगी पीयूएस? इसका मतलब सारे के सारे एक्टिव होंगे, है ना। तो अगर मुझसे पूछा जाए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर है 2 की पावर n, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव सारे
मेजो अगर पूछे तो एक भी नहीं, और आरएम पूछ ले मतलब रेसमिक मिक्सचर, तो ऑप्टिकल एक्टिव जितने होंगे, मान लो 10 ऑप्टिकल एक्टिव है, 10, तो कितने मिक्सचर बनेंगे? याद करो, रेसमिक मिक्सचर 2 कंपाउंड का मिक्सचर होता है जो आपस में एनेंटियोमर होते हैं। तो अगर 10 आइसोमर हैं तो कितने पेयर बना सकता हूं मैं? कितने पेयर बना सकता हूं मैं? 5। इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव मैं 2 से डिवाइड कर दूं। ठीक, इन सभी का फुल फॉर्म लिख देता हूं। OI का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। OA का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। मेजो तो मेजो ही है। RM मतलब रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, ऐसा होता है। आओ जरा अप्लाई कर लेते हैं। क्या ये कायरल कार्बन है? यस सर। क्या ये कायरल कार्बन है? यस सर। तो N कितना हो गया? 2। सिमिट्री थी नहीं, ये फॉर्मूला लगेगा। बताओ, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ये फॉर्मूला का सेट याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूले का सेट आपको याद रखना है। ठीक है, इससे आंसर आ जाएंगे। बताओ, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर 2 मतलब 4। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव सारे, अगर सारे एक्टिव हैं तो मेजो कितने हैं? एक भी नहीं। और अगर एक्टिव 4 हैं तो आरएम कितने आएंगे? 4/2 यानी कि 2। ऐसा, इस तरीके से सवाल कर पाओगे आप। ठीक है, और नीट में बहुत ज्यादा लेवल के नहीं आते, बस इसी टाइप के सवाल आते हैं अगर आपके आए तो। ठीक है, फटाफट से इसको पॉज करो, फॉर्मूले याद रखना है इसके, है ना, नोट कर लो पॉज करके। चलें आगे, हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस समझिए। अगर पूछा गया है तुमसे क्या, कि मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिकल है और एन इवन है। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और एन इवन है, कैसे पहचानोगे? ऐसे देखो, सेंटर से इधर चलो और सेंटर से इधर चलो, सेम ग्रुप मिल रहे हैं। चलिए भाई, इसका मतलब इसके फॉर्मूले के सेट लिख लेते हैं अपन। क्या? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। जो पहले लिखे हैं वो एक्टिव हैं, जो पहले लिखे हैं वो एक्टिव हैं, और जो बाद में लिखे हैं वो मेजो हैं। पहले एक्टिव और बाद वाले मेजो। ऐसा क्योंकि जब इसके तुम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाओगे तो ऐसा हो सकता है कि पीओएस आ जाए, जिसमें जिसमें एच लेफ्ट ओ एच राइट दोनों तरफ, मान लो ऐसा बना दिया तुमने एक, तो इसको तो तुम मेजो बोलोगे ना। देखो, तो अगर तुम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाओगे इसका तो ये मेजो हो जाएगा 2 कायरल के साथ। समझ रहे हो? तो इसका मतलब यह है कि इसमें मेजो भी पॉसिबल है अगर सिमिट्री हुई तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इतने हैं, पहले जो लिखे हैं वो एक्टिव है, बाद वाले इनएक्टिव हैं। ठीक है, और एन आप जानते हो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन्स। टोटल आरएम कितने होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइडेड बाय 2, है ना, ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइडेड बाय 2। समझे? आ जाओ कर लेते हैं। एक कायरल, 2 कायरल सिमिट्री है, एन इवन है, एन 2 हो गया, तो टोटल OI 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, मतलब 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2-1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1-1, 2 की पावर 1 प्लस, इतनी सिंपल मैथ चल रही है ना, 2 की पावर 0, 2 + 1। अब जो पहले लिखे हैं वो क्या है? OA हैं,
ऑप्टिकली एक्टिव, कितने? 2। बाद में जो लिखे हैं वो मेजो हैं, कितने? 1। टोटल कर लो कितने? 3। आरएम कितने हैं? एक्टिव बाई 2, मतलब 2/2। क्या आ गया? 1। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसके फॉर्मूले के सेट ये हैं, अलग से ध्यान रखना। जैसे बताया उसी तरीके से निकालना, इसलिए मैं एक एक सवाल करके बताते जा रहा हूं। क्लियर है एकदम? फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लो जल्दी से, पॉज कर लो और नोट कर लो। डन? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट केस और इसमें बचता है क्या? इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और एन क्या हो? ऑड हो। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और एन क्या हो? एन क्या हो? ऑड हो। तो कैसा दिखेगा देखना। जैसे ये देखो, सेंटर से तुम यहां चलो और यहां चलो, सेम ग्रुप मिल रहा है, मतलब सिमेट्री है। और एन क्या है इसका? देखो, एक ये कायरल, एक ये कायरल, ये स्यूडो कायरल। तो स्यूडो कायरल को भी कायरल की कैटेगरी में रख लेंगे अपन, है ना। यहां फॉर्मूले के सेट क्या बनेंगे? देखो, यहां फॉर्मूले के सेट बनेंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं 2 की पावर p, और p होता है यहां पर n-1, ऐसा 2 की पावर p। ये होते हैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। अगर मैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं तो ये 2 की पावर p है। लेकिन अब एक्टिव और मेजो को कैसे याद रखना है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना है। ध्यान से देखना जरा। अगर मैं मेजो की बात बोलूं तो 2 की पावर p/2 -1, ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है। सॉरी, -1, 2 की पावर p/2। तो मेजो कैसे याद रखना है? 2 की पावर p/2। देखो, 2 की पावर p ऑप्टिकल आइसोमर, मेजो ये। तो यहां पर तुम्हें ऑप्टिकली एक्टिव जो निकालने पड़ेंगे वो कैसे निकलेंगे? टोटल में से मेजो को माइनस कर दो। टोटल में से मेजो को माइनस कर दो। क्यों? अरे यार सीधी सी बात है, क्या? एक्टिव प्लस मेजो इज इक्वल टू टोटल, यही होता है ना। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर क्या होंगे? टोटल एक्टिव प्लस मेजो, यही होगा ना। तो टोटल तुम्हें पता थे 2 की पावर p, मेजो तुम्हें पता है 2 की पावर p/2। ओ ए क्या आ जाएगा? 2 की पावर p माइनस 2 की पावर p/2। इन फॉर्मूलों को बेटा बैठ के रटना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना सवाल, है ना। जैसे मैं जिस सीक्वेंस में सवाल कर रहा हूं उसी सीक्वेंस में बेटा तुम्हें सॉल्व करना है, तभी तुम सीख पाओगे। ऐसे फॉर्मूले ये रट के थोड़ी बैठोगे। तुम इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको क्यों रट रहे हो, है ना। आरएम क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2। आइए जरा मैं एक सवाल करके बताता हूं कैसे आपको अप्लाई करना है। एन क्या है यहां पर? 3। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर बता दो। पी निकालना, पी क्या आएगा? n-1, मतलब 3-1, मतलब 2। तो 2 की पावर p लगेगा, मतलब 2 की पावर 2। ठीक है, कितना आ गया? 4 आ गया। ये हो गए आपके टोटल। ठीक, अब मुझे निकालना है यहां पर मेजो। 2 की पावर p/2, p कितना है? 2। तो ये आ गया 2 की पावर 1 यानी कि 2। अब एक्टिव कैसे निकलेंगे? टोटल ऑप्टिकली एक्टिव। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने थे? 4 में से मेजो को माइनस कर दो तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आ जाएंगे। टोटल में से मेजो को माइनस कर दो, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आ जाएंगे। और टोटल ऑप्टिकल एक्टिव 2 आ गए तो आरएम क्या आ जाएगा? 2/2 यानी कि 1। देखो, ऐसे सॉल्व करना इस सीक्वेंस में। तो तुम्हें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पता चल गए थे 2 की पावर p, p तुमने निकाल लिया n-1, 3-1, 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। और मेजो निकाल लिए तुमने 2 की पावर p/2, तो 2 की पावर 2/2, 2 की पावर 1 मतलब 2। 4 में से 2 मेजो हैं तो 2 एक्टिव होंगे ना अंकल।
चार में से दो मेजो हैं तो दो एक्टिव होंगे ना, क्यों भैया? चार में से दो मेजो हैं तो दो एक्टिव होंगे, और जितने एक्टिव होते हैं डिवाइडेड बाई टू कर दो, आरएम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहां पर फॉर्मूले के जो सेट बनाए हैं मैंने, इसमें तुम्हें कौन कौन से याद रखना है, बस ये दोनों याद रखना है। एक ये वाला कर लेना, एक ये कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। ये कैसे निकालोगे, ये निकाल लिए, डिवाइड बाई टू कर दो। समझे? ऐसे अप्लाई करना जैसे मैंने किए। पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, करना आप। चलें, आइए जरा सवाल कर लो कुछ। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालना है। इसके निकालो, इसके निकालो, इसके निकालो। चलो फटाफट से पॉज करके ट्राई करो और मुझे बताओ आइसोमर कितने कितने आ रहे हैं। सभी लोग पॉज करिए और ट्राई करिए। सभी लोग पॉज करिए और ट्राई करिए, बताइए मुझे। क्या लग रहा है? डन हुआ? चलो ध्यान से देखना जरा। सिमिट्री दिख रही है तुम्हें? सिमिट्रिकल है, ठीक है। क्या ये कायरल है? यस सर। क्या ये कायरल है? यस सर। और सिमिट्री दिख रही है, इसका मतलब इसमें लगेगा एन इवन वाला फॉर्मूला, एन इवन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, एन बता दो कितना है? दो। ठीक है, टू की पावर एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन, प्लस टू की पावर एन बाई टू माइनस वन। तो टू की पावर वन प्लस टू की पावर जीरो मीन्स टू प्लस वन। टोटल तीन आ गए। जो पहले लिखा है वो मेजो हो गए, सॉरी मेजो नहीं, एक्टिव हो गए, ओए। जो बाद में लिखा वो मेजो हो गए, और आरएम कितने आ गए? एक्टिव बाई टू, वन। ठीक है, इधर आ जाओ। क्या ये कायरल है? यस सर। क्या ये कायरल है? यस सर। सिमिट्री है? नहीं है। तो एन क्या हो गया? टू। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? चार। चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव, मेजो एक भी नहीं, आरएम एक्टिव बाई टू होता है। आरएम क्या होता है? एक्टिव बाई टू। इस तरीके से करना है। समझ गए कहानी? क्यों भाई, समझे? बस फिर क्या, हो गया काम। अगला देखो, कायरल 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 कायरल। सिमिट्री है ही नहीं, क्यों? ऊपर CHO नीचे CH2OH लगा है, तो एन हो गया चार, ऑप्टिकल आइसोमर हो गए टू की पावर फोर यानी कि 16, ऑप्टिकल एक्टिव सारे के सारे, मेजो एक भी नहीं, आरएम ऑप्टिकल एक्टिव बाई टू मतलब 8। सारे ही थे ऑप्टिकल एक्टिव, मेजो तो एक भी था ही नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे सिमिट्री का है नहीं, है ना? ठीक है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना था फॉर्मूले में और आंसर निकालना था। समझ गया कहानी? चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें आगे। डन। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो।
क्यूमुलिन्स पे चलते हैं, है ना। स्पेशल केस कवर करने जा रहे हैं, जैसे हमने जीआई में किए थे वैसे ही ओआई में। ठीक है, जीआई में तो बहुत सारे थे, ओआई में 2-3 केस हैं बस, है ना। क्यूमुलिन्स क्या होती हैं? लगातार डबल बॉन्ड, है ना, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, याद है आपको? कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, लगातार डबल बॉन्ड्स, है ना, कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं। इवन नंबर ऑफ, इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स कैन एग्जिबिट, कैन एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओए का मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, ब्रैकेट में लिख देता हूं। अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पास इवन नंबर के डबल बॉन्ड होना चाहिए। मान लो मेरे पास 2 हैं, तो यहां पर लगे हुए बॉन्ड्स, ध्यान से सुनना, यहां पर लगे हुए बॉन्ड्स ये प्लेन में आ गए, और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये अलग प्लेन में होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला पाई बॉन्ड पीजेड पीजेड से बनेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड पीवाई पीवाई से बनेगा। भाई अगर ये वाला कार्बन पीजेड यहां दे रहा है, तो ये वाला कार्बन पीजेड देगा। अब इस कार्बन के पास पीवाई बचेगा, क्योंकि पीएक्स तो उसने हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लिया होगा। क्यों? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, समझना बात को, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका sp और इसका sp2। ठीक, तो अगर ये sp2 है तो इसने px और py यूज किया था हाइब्रिडाइजेशन में, तो pz इसने पाई बॉन्ड बनाने में यूज किया होगा। अगर इसने pz दिया होगा तो इसने भी pz दिया होगा। यहां पर इसका px यूज हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन में, pz यहां यूज हो गया, तो py यहां यूज होगा। तो अगर ये अपना py देगा तो ये भी py देगा। क्यों? यहां पर इसका px और pz यूज हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इस वाले कार्बन का प्लेन pz में आ रहा है और ये py में, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा। ध्यान से देखना। अब तुम्हें क्या चेक करना है? यहां पर लगे हुए ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, यहां पर लगे हुए ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। मैंने यहां पर मान लो लगा दिया A, यहां B, यहां लगा दिया मैंने X और यहां Y, तो A नॉट इक्वल टू B और X नॉट इक्वल टू Y होगा। ये बराबर नहीं होने चाहिए ना, तब हम बोलेंगे कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आई? क्यों मैं बोल रहा हूं सर ऐसा? क्योंकि अगर मेरे पास ये बॉन्ड बिलो द प्लेन है, तो X मान लो बोर्ड के अंदर है और Y निकल रहा है बाहर, Y बाहर निकल रहा है, X अंदर है, Y बाहर निकल रहा है, X अंदर है। तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, इसको ऐसे पकड़ रहा हूं और मैं आगे बढ़ते जाऊं ऐसे, तो क्या मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है? काफी गायब हो गया, 1 मिनट वापस लाते हैं ना उसको। कहां चला गया भाई? फिर बनाना पड़ेगा। कहां चला गया? देखते हैं कहां तक आता है। चलो दोबारा बना देते हैं, ये बीच वाला गायब हो गया। अरे आ गया था, ओ वापस आ गया, जादू।
तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, कुछ कह रहा था मैं आपसे। और देखते हैं कहां तक वापस कर सकता है ये हमें, बस यहां तक। हाँ इधर आओ। तो मैं एक्स और वाई को ऐसे पकड़ लूं और आगे बढ़ूं। तो अगर मैंने ये लाइन खींची, ठीक है, अगर मैंने ये लाइन खींची, तो क्या ये वाला और ये वाला सेम ग्रुप है? नहीं है। और अगर ये सेम नहीं है तो पीयूएस होगी ही नहीं। पीयूएस नहीं होगी, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यही मैं समझा रहा था आपको। तो अगर मैं इसके अराउंड लाइन खींचूं और उसमें क्या करूं मैं, देखो एक्स और वाई को ऐसे पकड़ लूं, ऐसे, और आगे बढ़ते जाऊं, तो टर्मिनल पर लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होंगे तो पीयूएस आएगी नहीं, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसीलिए इवन नंबर वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। बस ये चेक करना है, एंड ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। सर ऑड वाले नहीं हो सकते? यहां नहीं हो सकते। क्यों? ऑड वाले तो प्लेनर होते हैं, तो वो तो वैसे ही प्लेन में आ गए। अरे यार जीआई प्लेनर होते हैं ना। तो ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड में, ऑड नंबर ऑफ लगातार या कॉन्जिक्यूटिव या क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स लगातार हो ऑड, तो वो जीआई एग्जिबिट करता था। मैंने वहां पर बताया था जीआई वाले केस में, क्योंकि वो तो प्लेनर होते हैं। और अगर प्लेनर है तो पीयूएस आ गई ना, कंपाउंड ही प्लेनर है, पीयूएस हो गई। उसी कंपाउंड को ही प्लेन मान लो, तो पीयूएस आ गई। इसका मतलब ऑड वाले कभी एग्जिबिट करेंगे ही नहीं। क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑड वाले ज्योमेट्रिकल कर सकते हैं, टर्मिनल ग्रुप देख लेना बस। समझ गए? तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे वाला केस बताता हूं, फिर सवाल करेंगे। पॉज करके नोट कर लो। पॉज करिए और नोट करिए। डन। चलो पहले मैं केसेस कवर करा दूं, फिर एक साथ सवाल करवा दूंगा। अगला देखो जरा, स्पाइरेन। भैया डबल बॉन्ड को तुम रिंग से रिप्लेस कर सकते हो ना? हाँ। तो अगर स्पाइरेन्स की बात करूं, तो इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। इवन नंबर की है ना, स्पाइरेन मतलब लगातार रिंग होंगी। जैसे ऐसा, देखना ध्यान से। तो यहां पर लगे हुए ग्रुप, भाई अगर ये रिंग इस प्लेन में है तो ये रिंग ऐसी होगी परपेंडिकुलर। देखो ये रिंग ऐसी है तो ये वाली रिंग ऐसी नहीं है, दोनों बराबर प्लेन में नहीं है, ये परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, ऐसी ऐसी एक दूसरे के, एक रिंग इस प्लेन में तो एक रिंग इस प्लेन में। ठीक है, ऐसा है। ठीक। तो यहां मैंने ए लगा दिया, यहां मैंने बी लगा दिया, यहां मैंने एक्स लगा दिया और यहां मैंने वाई लगा दिया। ठीक। तो ये वाला और ये वाला डिफरेंट होना चाहिए, ये वाला और ये वाला डिफरेंट होना चाहिए। तो ए नॉट इक्वल टू बी और एक्स नॉट इक्वल टू वाई, मतलब कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब ये ग्रुप डिफरेंट होंगे। और रिंग का साइज क्या होना चाहिए? कोई भी साइज की चलेगी, लेकिन नंबर में अगर बात करें तो लगातार इवन होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। क्यों? ऑड वाली तो प्लेनर हो जाएगी, प्लेनर मतलब वो पीयूएस में ही आ जाएगा, प्लेन में ही कंपाउंड बन गया, तो उसी को ही प्लेन मान लो, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन वो जीआई एग्जिबिट करेगा अगर टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है तो, है ना? चलो फटाफट से स्पाइरिन नोट करो जल्दी से, तुरंत। तुरंत नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। करिए करिए, पॉज करो, नोट करो। तेरी अदा अदा पे मरता मैं। चलें? डन हो गया होगा। चलो भाई, अब चलते हैं हम बाइफिनाइल्स पर। ध्यान से देखना जरा। बाइफिनाइल्स में पता है क्या होता है? दो बेंजीन वाली रिंग दिख रही होंगी, दो बेंजीन वाली रिंग दिख रही होंगी ऐसी। ध्यान से सुनना आप जरा।
तो इनके ऑर्थो पोजीशन पर, ध्यान से सुनना, ऑर्थो पर ही होना चाहिए ग्रुप। तो इनके ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप हो, मान लो मैंने ए लगा दिया, बी लगा दिया, एक्स लगा दिया, वाई लगा दिया। तो पहली बात तो ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए और एक्स नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए। ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, ए बी एक्स वाई, ये चारों ग्रुप, ऑल फोर ग्रुप्स शुड बी बल्कि, बल्कि होना चाहिए। सर बल्कि ग्रुप कौन से होते हैं, कुछ लिख देता हूं, जैसे बल्कि ग्रुप्स NO2, COH, SO3H, ऑल अल्काइल्स, अल्काइल सारे बल्कि बड़े ग्रुप माने जाते हैं, बड़े बल्कि मतलब बड़े ग्रुप, Cl, Br, I, ETC, इस टाइप के। फ्लोरीन नहीं माना जाता बल्कि, तो इनको बोलते हैं बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है यहां पर? अगर ये ग्रुप बल्कि है तो इनमें होगा रिपल्सन, अगर ये ग्रुप बल्कि है तो इनमें होगा रिपल्सन, दोनों तरफ चाहिए रिपल्सन, यहां भी चाहिए और यहां भी चाहिए। इसका मतलब सारे ग्रुप बल्कि होना चाहिए, इनमें से ही दिखेंगे आपको यहां पर। ऐसा क्यों होता है? अगर इनमें रिपल्सन हो गया तो ये दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं रहेंगी। अगर ये रिंग इस प्लेन में है, अगर ये रिंग इस प्लेन में है, तो ये वाली रिंग ऐसी हो जाएगी, ऐसी, ऐसी। अगर ये रिंग इस प्लेन में है ना, ये वाली रिंग बराबर प्लेन में नहीं, ऐसी नहीं है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और अगर परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो पीयूएस नहीं आएगी। मान लो तुमने इसको ऐसा काटा, तुमने क्या करा, इसको ऐसा मान लिया, इसको ऐसे पकड़ लो, ये वाली ऐसे पकड़ लो, आगे गए, और जैसे ही तुम यहां पर आगे गए, देखो आपने इस रिंग को मान लिया ऐसा प्लेन में और इसको काटा, तो ये दोनों डिफरेंट है ना, तो पीयूएस आएगी नहीं। ये दोनों डिफरेंट है ना, पीयूएस आएगी नहीं। अगर तुम इसको प्लेन में मान के काटते हो, तो ऐसे काटोगे, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो पीयूएस आएगी नहीं। इसका मतलब ये चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, बल्कि होने चाहिए, ताकि रिपल्सन हो, रिंग अलग अलग प्लेन में चली जाए और सिमिट्री ना आए। सिमिट्री ना आने का क्या कारण है? इन दोनों को डिफरेंट होना चाहिए और इन दोनों को। सर ए और एक्स सेम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। सर बी और वाई सेम हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। लेकिन ए बी और एक्स वाई का सेम होना नहीं चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। अगर ए बी के बराबर आ गया और एक्स वाई के बराबर आ गया, तो वो प्लेन ऑफ सिमिट्री दे देगा और वो ऑप्टिकल इनएक्टिव बना देगा कंपाउंड को। तो ये ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। कहां पर? इधर 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 इधर। यहां पर सेम चलेंगे, यहां पर सेम चलेंगे, इधर इधर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। तो पीयूएस आएगी नहीं, नहीं आएगी, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। लिखो, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जवाब देना। जो स्पेशल केसेस थे उसके सवाल कर लेते हैं। हो गया? चलें, आइए जरा, आइए जरा, आइए। आपको बताना ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई। पहला सवाल दौड़ के आ रहा है आपके सामने। करते जाओ फटाफट से। तीन हो गए, चार।
5। चलिए करिए जरा, एक और दे दूं। फटाफट से पॉज करें और ट्राई करें। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। कौन कौन से ऑप्टिकल एक्टिव हैं और कौन कौन से इनएक्टिव हैं, बताइए, जवाब दीजिए। बताइए। बताएं। पॉज किया, ट्राई किया, आगे बढ़ूं? चलो ध्यान से देखना जरा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 डबल, 2 डबल, 3 डबल, 4 डबल, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गए। इसका मतलब OI एग्जिबिट कर सकता है, बस ये चेक कर लो। बताओ यहां पर क्या लगा हुआ है? Br। यहां CH3 डिफरेंट है, यस सर। NH2 और H डिफरेंट है, यस सर। आंसर क्या आ गया भैया? यस सर। देखो आंसर क्या आ जाएगा? यस, OI एग्जिबिट करेगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है। अगला बताओ, सेकंड वाला। 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, ऑड आ गए, सीधा मुंह पे मना करो नो। क्यों? ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड में OI नहीं होता। क्यों? ये तो प्लेनर है, ऑड में तो प्लेनर होते हैं। सीधे मुंह पे मना करो, यहां आओ। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 3 रिंग आ गई, ऑड आ गया, मुंह पे मना कर दो नो। मुंह पे मना कर दो नो। क्यों? क्यों 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 क्यों? क्योंकि ऑड नंबर में GI एग्जिबिट करता है, क्योंकि प्लेनर होते ना, OI नहीं करेगा। अगला, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, यहां मामला बन सकता है। 4 रिंग आई ना लगातार, इवन आ गई ना, तो यहां मामला बन सकता है। चेक कर लो जरा। H और CH3 डिफरेंट है, यस सर। Cl और C2H5 डिफरेंट है, यस सर। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? यस सर, ऑप्टिकली एक्टिव। अगला देखो जरा। बाइफिनाइल है, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे ही लगा होना चाहिए, मेटा और पैरा पे नहीं चलेगा, ऑर्थो पे। बल्कि ग्रुप लगे हैं, यस सर। क्या ये दोनों सेम है? NO2 और COH सेम है क्या? नहीं है। यहां COH लगा, यहां NO2 सेम है क्या? नहीं है। इधर चेक करना है ऐसे, तो क्या आंसर आ गया? यस सर। अगला बताओ, अगला बोलो। क्या ये बल्कि ग्रुप लगे हैं? नहीं। क्यों? ये वाला बल्कि नहीं है, ये बल्कि नहीं है, ये तो है बल्कि, ये बल्कि नहीं है। चारों पोजीशन पर बल्कि होने चाहिए थे, ठीक है। तो H और D आर नॉट बल्कि ग्रुप्स। और अगर ये बल्कि नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। क्यों? फिर ये रिंग अलग प्लेन में होंगी ही नहीं। अगर बल्कि नहीं है तो अलग प्लेन में होंगी ही नहीं। अलग प्लेन में नहीं होंगी तो ये दोनों रिंग सेम प्लेन में होंगी, तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और प्लेनर हो गया तो PUS बोल दो ना, इसी को ही प्लेन बोल दो, इसी कंपाउंड का जो प्लेन है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये कहानी थी। फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया एकदम डन मामला, चलें आगे। क्लियर है? चलिए भाई, तो इस तरीके से आप चेक करते हो। तो हम एक फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, है ना। कुछ OP पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं, कुछ OP पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं, मजा आएगा। आइए जरा, क्या पॉइंट्स होंगे वो? पहला, कायरल कार्बन्स, कायरल कार्बन्स, कायरल कार्बन्स, या द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, ऐसे लिख लो अच्छे से स्टेटमेंट। द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, द प्रेजेंस ऑफ, द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज नॉट द
इज नॉट द एसेंशियल, इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना एसेंशियल कंडीशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ध्यान रखना। कायरल कार्बन का होना एसेंशियल कंडीशन नहीं है। कई बार कायरल कार्बन आया था लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई थी तो मेजो हो जाता था ना, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता था, ध्यान रखना। तो कायरल कार्बन एसेंशियल कंडीशन नहीं है। एसेंशियल कंडीशन क्या है? प्लेन ऑफ डिसिमेट्री होना चाहिए, है ना। सेकंड, प्लेन ऑफ डिसिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री का ना होना, प्लेन ऑफ डिसिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री का ना होना। तो प्लेन ऑफ डिसिमेट्री इज द एसेंशियल कंडीशन। और साइक्लिक कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देख लेना, है ना। इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर कभी आपसे जिंदगी में पूछ ले कि बताओ एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन अगर आपसे बोला गया है तो एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब पता है क्या है? कायरल कार्बन को ही एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। कायरल कार्बन ही एसिमेट्रिक कार्बन होता है। तो एसिमेट्रिकल कार्बन बोले या एसिमेट्रिक कार्बन बोले तो वो कायरल कार्बन ही हुआ करता है, ठीक है। फोर्थ, अगर आपसे बोले रिजॉल्वेबल कंपाउंड, रिजॉल्वेबल कंपाउंड, रिजॉल्वेबल कंपाउंड वो होते हैं जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे आरएम वगैरह, है ना। तो रिजॉल्वेबल कंपाउंड बोला गया है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। मतलब आरएम के अंदर वाले कंपाउंड को रिजॉल्वेबल कंपाउंड बोल रहे हैं, वो एनंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। नॉन रिजॉल्वेबल बोले तो इनएक्टिव। नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड बोला जाए तो इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ओआईए, ओए मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, और ओआईए मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये कहानी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लिख लो अच्छे से कि कायरल कार्बन एसेंशियल कंडीशन नहीं होती। एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? प्लेन ऑफ डिसिमेट्री। साइक्लिक कंपाउंड में अगर इवन की रिंग हुई, इवन नंबर ऑफ कार्बन की रिंग हुई, तो CuS भी एक बार देख लेना बस, है ना। प्लेन ऑफ डिसिमेट्री इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। एसिमेट्रिकल कार्बन कभी पूछे तो कायरल कार्बन होता है। नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। फटाफट से पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा बाकी पॉइंट्स मैंने वहां पर पढ़ा दिए हैं जहां पर आपने लिख रखे, जैसे मेजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, आरएम ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, वो वहां से आप उठा लेना पॉइंट्स, है ना, मतलब उनको याद रखना। चला जाए, आगे बढ़े? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए भाई, आइए जरा ध्यान से। अब चलते हैं बेटा कन्फर्मर्स पर, है ना। कन्फर्मर्स पर चलते हैं। कन्फर्मर्स क्या होते हैं आइए समझते हैं। कन्फर्मर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है तो उसी वजह से जनरेट होते हैं। और फ्री रोटेशन के लिए कुछ एनर्जी लगती है, वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल रहती है बॉन्ड रोटेशन के लिए, रोटेशन एनर्जी, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए टोटल कन्फर्मर्स बताओ कितने हैं किसी भी कंपाउंड के, तो वो इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी कन्फर्मर बन सकते हैं। अगर मीथेन की बात करी जाए तो मीथेन क्या है? CH4, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ही नहीं है तो कोई कन्फर्मर की बात ही नहीं करेगा। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। टोटल कन्फर्मर कितने? इनफाइनाइट होते हैं, अभी बताऊंगा इनफाइनाइट क्यों होते हैं। मीथेन में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं, एक ही तो कार्बन है बेचारे के पास, तो उसमें कन्फर्मर बनेंगे ही नहीं। आइए जरा बनाना स्टार्ट करते हैं। एक काम करो, पहले आप पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर मैं एक एक करके आपको बनाना बताता हूं। आपके सिलेबस में इथेन का है, प्रोपेन का है, ब्यूटेन का है, और ब्यूटेन का गॉच इफेक्ट और साइक्लोहेक्सेन, बस इतना है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लो पॉज करके। डन। अब देखना जरा ध्यान से,
कर लिया ना, पॉज, नोट। अब चलते हैं हम इथेन का सीखते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट ने काम किया था, न्यूमैन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसको समझना। इथेन जानते हो क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मैं इसको लिख रहा हूं कार्बन नंबर 1 और इसको कार्बन नंबर 2। 1 वाले को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से और 2 वाले को रिप्रेजेंट करते हैं राउंड से, ऐसे। ठीक है। डॉट वाले कार्बन पर 3 बॉन्ड बनेंगे और उसको हम कैसे बनाएंगे? 120 डिग्री पर, ऐसे। डॉट वाले पर 3 बॉन्ड, कौन से? ये 3H। तो हम उसको 120 डिग्री, क्योंकि ओवरऑल एंगल 360 होता है, डिवाइड बाई 3 कर दो। 3 बॉन्ड बनाने 120 बनाओगे स्टेबिलिटी के लिए। क्या लगा होगा यहां पर? क्या लगा होगा यहां पर? H। तो यहां पर 3H लग गए। अब सेकंड वाले कार्बन को राउंड वाला कार्बन बोला, ध्यान सुनना। 1 वाले को डॉट से, सेकंड वाले को राउंड से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि डॉट और राउंड के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी। डॉट और राउंड के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है भाई। डॉट वाले पर 3H आ गए, राउंड वाले पर भी 3H आएंगे। कैसे? ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं। मैं उनको ऐसे बना रहा हूं, 1 2 3। ध्यान से देखना, यहां H लगा दिया, यहां H लगा दिया, यहां H लगा दिया, ऐसा। तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये, इसको बोल रहा हूं मैं थीटा। ठीक है, उस तरफ लिख देता हूं। इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा? डॉट वाला CH और राउंड वाला CH, मतलब ये डार्क वाला इधर जो दिख रहा है और ये डैश वाला, इनके बीच का एंगल बोल रहा हूं मैं, है ना। सुनना ध्यान से, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल, ऐसा। तो ये एंगल को बोलते हैं थीटा, यानी कि डाईहीड्रल एंगल। डाईहीड्रल एंगल नाम है इसका। क्या नाम है बेटा? डाईहीड्रल एंगल नाम है किसका? इस वाले CH और इस वाले CH का, आगे वाले और पीछे वाले। ठीक है, इन दोनों CH के बीच का एंगल डाईहीड्रल एंगल थीटा, जो कि नियरली 0 है। नियरली 0 है थीटा, क्या? नियरली 0। तो एक कंपाउंड ऐसा बना, इसको एक कन्फर्मर बोलेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, डॉट और राउंड वाला जो होता है। अब अगर मैं इसको घुमाना स्टार्ट कर दूं, ध्यान से सुनना आप जरा बात को, और मैं थीटा को ले जाऊं 60 डिग्री पे, सुनना सुनना सुनना, मैं क्या कर रहा हूं? राउंड वाले को पकड़ रहा हूं, डॉट वाला फिक्स है, मैं राउंड वाले को पकड़ के घुमा रहा हूं। आप डॉट घुमा सकते थे, मेरी इच्छा, मैं राउंड घुमा रहा हूं। मैं राउंड वाले को 60 डिग्री घुमा रहा हूं, तो ये जो CH है ये यहां आ जाएगा, इस जगह, ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा 60 डिग्री पे, है ना। ध्यान से देखना, डॉट और मेरे पास ये फिक्स है, यहां पर ये फिक्स है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ये एकदम फिक्स है यहां पे। ठीक है, ये फिक्स है। राउंड वाले को तुमने घुमाया तो ये ऐसा घूम के ऐसा दिखेगा, देखना ध्यान से। यहां 3H पहले लगे हुए थे, अब भी लगे हैं। राउंड वाले को जब 60 घुमाया होगा तुमने, तो बेटा ऐसा दिख रहा होगा, देखो देखो, राउंड वाले को 60 घुमाया होगा तो ऐसा दिखेगा, तभी तो ये एंगल 60 बन रहा है, देखो, तभी तो एंगल 60 बन रहा है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 120 है, सुनना ध्यान से, इसके और इसके बीच का एंगल ये कितना? 120, तो उसके आधे पर गया है। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन सबसे स्टेबल सिचुएशन है इन द टर्म ऑफ रिपल्सन। कैसे? यहां जब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था, तो ये बहुत पास बॉन्ड थे, बहुत पास बॉन्ड थे। इसका मतलब इस बॉन्ड पे और इस बॉन्ड पेयर में रिपल्सन लग रहा होगा बहुत जबरदस्त। क्यों? 0 डिग्री के आसपास एंगल है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, हल्का सा बस ऐसा, एग्जैक्ट 0 नहीं, लगभग 0 बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही तुमने घुमाना चालू किया, आप इसको घुमाते गए, 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री पर जब पहुंचे, 60 डिग्री एंगल जब हुआ, तब तुम्हारी स्टेबल सिचुएशन है। क्यों? ये पूरा का पूरा एंगल 120 होता है, उसका तुम्हें आधा करना है, तो 60 पर तुम पहुंच गए, 60 पर तुम पहुंच गए, तो ये स्टेबल सिचुएशन है।
अब अगर आप सोचो नहीं सर आप तो इसको 70 भी कर सकते थे, अगर तुम ऊपर से 70 करते तो नीचे से 50 हो जाता, वो नीचे से एंगल कम होता। देखो यहां से 60 है और यहां से भी तो 60 है। ये मान लो तुम इसको इस वाले डॉट को यहां ले आते तो ऊपर से तो एंगल बढ़ जाता, नीचे से कम हो जाता, तो नीचे से रिपल्सन मिलने लगता। आइडियल सिचुएशन तो यही होगी ना कि 120 के आधे पर रुक जाए, यहां पर रुक जाए। तो 120 के आधा मतलब 60 पर रुक जाए, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बराबर एंगल रहेगा, और बराबर एंगल रहेगा इसका मतलब स्टेबल रहेगा। क्लियर एकदम क्लियर। चलो भाई अब मुझे बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन सा था? ये स्टेबल था, तो मैं लिखूंगा ये मोर स्टेबल है, और ये लिखूंगा क्या, लेस स्टेबल है। और लेस स्टेबल वाले फॉर्म को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म, इसका नाम है इक्लिप्स्ड, और इसका नाम है स्टैगर्ड फॉर्म। ये है इक्लिप्स्ड और ये है स्टैगर्ड फॉर्म। ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल फॉर्म है। ठीक, तो अगर मैं स्टेबिलिटी लिखूं यहां पर, ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ये एग्जाम में यही पूछी जाती है, स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा है। अगर मैं स्टेबिलिटी लिखूं तो स्टैगर्ड की ज्यादा होती इक्लिप्स से, और स्टेबिलिटी के अपोजिट एनर्जी लिख दूं तो एनर्जी स्टैगर्ड की कम, इक्लिप्स्ड की ज्यादा। समझे? अब कोई ऐसा भी तो बोल सकता था सर 60 डिग्री ही क्यों घुमाया, हम तो 30 डिग्री घुमा के रुक जाएंगे। रुक जाओ, तो उसको क्या बोलोगे, स्क्यू फॉर्म। सर हम तो 32 डिग्री घुमाएंगे, रुक जाओ, उसको क्या बोलोगे, स्क्यू फॉर्म। सर हम तो 40 डिग्री पे रुक जाएंगे, रुक जाओ, क्या बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म। मतलब इन दोनों के बीच के जितने फॉर्म होते हैं उसको स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल द कन्फर्मर्स between staggered and eclipsed are called skew forms। उन सबको क्या बोलते हो, स्क्यू फॉर्म्स बोलते हो, जो इनके अलावा किसी भी डिग्री पर हो सकते हैं। सर ऐसे तो बहुत हो सकते हैं, हम तो 27.5 घुमाएंगे, घुमा लो, हम तो 33.5 घुमाएं, घुमा लो, हम तो 39.5 घुमाएं, घुमा लो, हम तो 42.5 घुमाएं, घुमा लो। कितने हो सकते हैं, बहुत सारे। इसलिए तो बोला था कि टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। इसलिए तो इनफाइनाइट बोला था, आप किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म, इसलिए तो इनफाइनाइट बोला, किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो। हम कौन से पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लीस्ट और मोस्ट स्टेबल वाले। सबसे कम स्टेबल वाला यही होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल वाला यही होगा। तो मेरे ख्याल से यहां लेस और मोर ना लिख के ऐसा लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या, ये लीस्ट स्टेबल है और ये वाला मोस्ट स्टेबल है, तो ज्यादा बेटर है मामला। ये मजे आ गया इसमें। तो ये लीस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। हम लीस्ट और मोस्ट वालों की स्टडी करते हैं, बाकी सारे इनके बीच में, और उनको क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म। समझ गए बात को? फटाफट से सारी कहानी नोट करो, फिर आगे चलते हैं। पॉज करके नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। करिए ना सर, पॉज करिए, नोट करिए। डन, चलें आगे। चलिए अब देख लेते हैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। मतलब जैसे जैसे तुम रोटेशन करते जा रहे हो एनर्जी का क्या चेंज आ रहा है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस प्रकार मैं बनाऊंगा। यहां क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, और तुम खड़े हो यहां पर, 0 डिग्री मतलब इक्लिप्स्ड। ठीक है, ध्यान से देखना। यहां से तुम चले 60 डिग्री, फिर 60, फिर 60 एंड सो ऑन, ऐसा। इसका मतलब यह है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कहां पहुंच गए, ये एंगल कहां पहुंच गए, ऐसा। तो 0 डिग्री था, ये आगे बढ़े, यहां पहुंचे 60 डिग्री, यहां पहुंचे 120 डिग्री, है ना, यहां पहुंचे 180 डिग्री एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाओ। तो 0 डिग्री पर इक्लिप्स्ड, 60 डिग्री पर स्टैगर्ड, 120 पर इक्लिप्स्ड, 180 पर स्टैगर्ड एंड सो ऑन। और इनके बीच के सारे फॉर्म, बीच वाले सारे फॉर्म को क्या बोलोगे, स्क्यू फॉर्म। ठीक है, ये बीच वाले जितने भी फॉर्म्स हैं इन सभी फॉर्म्स को क्या बोलोगे, स्क्यू फॉर्म। ये वाला
ये वाला, ये क्या है, इक्लिप्स्ड। ये वाला, ये वाला, ये क्या है, स्टैगर्ड। इस तरीके से, ठीक है, समझ गए बात को? पॉज करके नोट कर लो डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। कि तुम एंगल ऐसे बढ़ाते जा रहे हो, इस वाले एक्सिस पर क्या लिखोगे, डाइहीड्रल एंगल। क्या लिखोगे, डाइहीड्रल एंगल। और इधर क्या लिखोगे, एनर्जी, है ना? चलो नोट कर लो, लिख लो, फिर आगे बढ़े। समझ रहे हो कैसे हम बना रहे हैं? डॉट और राउंड बनाओ और राउंड को पकड़ के घुमाते जाओ। क्लियर है एकदम मामला? चलें आगे? चलिए सर आगे बढ़िए। अब हम चलते हैं अगले वाले पर, मतलब प्रोपेन पर। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि क्या बताएं, बताएं जरा। बहुत आसान है, चलिए आइए देखिए, जादू देखना हमारा, जादू देखना, जादू, जादू दिखाते। मैं यहां पर, मैं यहां पर इथेन की जगह क्या कर रहा हूं, देखना जरा, मजा आएगा अभी। इथेन की जगह मैं यहां पर कर रहा हूं प्रोपेन। क्या कर रहा हूं बेटा, इथेन की जगह प्रोपेन। तो ये हो गया भैया प्रोपेन, देखना, ठीक है। प्रोपेन में एक कार्बन ज्यादा होता है बस, है ना? तो मैं यहां पर, मैं यहां पर H हटाकर, सुनना, मैं यहां पर H हटाकर CH3 लगा रहा हूं, देखो। मैंने यहां से एक H हटाया, CH3 लगा दिया। तो अब वन वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, एक मिथाइल और दो H। तो बस यहां तुम क्या कर दो, इस जगह पर मिथाइल कर दो ना अंकल, खत्म हो गया काम, लो। यहां क्या कर दो, यहां क्या कर दो, मिथाइल कर दो, लो, हो गया काम। सेम कहानी पूरी रिपीट, वही इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, पूरी कहानी सेम। देखो, पूरी एनर्जी वगैरह सब सारी चीजें सेम। देखो ना यार, तुमने क्या किया समझ तो लो। मेरे पास था CH3 सही था, ये था मेरे पास। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH3 ऐसे और CH3 ऐसे। अब इस H को मैं CH3 बना दूं तो ये मिथाइल आ गया ना, यहां प्रोपेन बन गया, खत्म। तो तुम क्या करो, इथेन के कन्फर्मर में एक H को मिथाइल बना दो, कोई सा भी, काम हो जाएगा। कोई भी एक H हटा के मिथाइल लगा दो, सारी कहानी सेम है, ठीक। नोट करो पॉज करके, कितना आसान था। पॉज करके नोट कर लो, बहुत आसान था ये तो, है ना? ठीक है, ठीक है, डन। पॉज किया, नोट किया, चलो। अब ध्यान से देखिएगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी सेम है। तो सर उसमें और इसमें अंतर क्या है? एक सिंपल सा अंतर यह है कि इथेन का डायग्राम अगर ऐसे जाएगा तो प्रोपेन में एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, नेचर सेम रहेगा। क्यों? प्रोपेन में एक मिथाइल ग्रुप आ गया है, बल्कि ग्रुप। तो प्रोपेन में इथेन के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिपल्सन लगेगा, तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, बस नेचर वही रहेगा, है ना? एनर्जी का डिफरेंस रहेगा। जैसे मान लो इथेन का इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड के बीच मामला ये चल रहा था, तो प्रोपेन का इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड थोड़ा ज्यादा होगा, बड़ा, ऐसा, बस ये अंतर होगा, बाकी नेचर सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर? फटाफट से नोट कर लो इसको, सेम वही डायग्राम आएगा, बस नेचर क्या रहेगा, थोड़ा सा जो गैप है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलें आगे। क्योंकि प्रोपेन में एक ऑब्वियसली एक मिथाइल एक्स्ट्रा आ गया ना, तो रिपल्सन ज्यादा लगेगा, और रिपल्सन ज्यादा लगने का मतलब क्या है बेटा, एनर्जी बढ़ जाएगी ना, कंपेरिजन टू इथेन, है ना? तो ये गैप बढ़ जाएगा। चलो भाई, तो ये वाला हटा दूं मैं फिर, प्रोपेन का कर चुके अपन, एनर्जी प्रोफाइल भी हो चुका है। अब चलते हैं ब्यूटेन में।
ब्यूटेन में थोड़ा सा मामला अलग है ना? देखना जरा ब्यूटेन में देखना, नहीं तो मैं कॉपी पेस्ट करके कर देता। ब्यूटेन में मामला थोड़ा सा अलग है, आइए समझते हैं। आइए समझते हैं ब्यूटेन में। एक्चुअल में हम ब्यूटेन में क्या करते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसको 1 दे देते हैं बीच वाले को और इसको 2, ऐसा करते हैं। इसको 1 और इसको 2, 1 वाले को डॉट से और 2 वाले को राउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना जरा, 1 वाले पर देखना, 1 वाले पर एक मिथाइल 2H, 1 वाले पर एक मिथाइल और 2H हैं, ध्यान से सुनना। 1 वाले पर एक मिथाइल और 2H हैं, तो मैंने एक मिथाइल लगा दिया और 2H लगा दिए। और 2 वाले पर भी सेम यही है, एक मिथाइल और 2H। देखो 2 वाले पर भी यही है, एक मिथाइल और 2H। तो मैं वो कैसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, वो एक मिथाइल और 2H ऐसा। अब मैं इसको 60 डिग्री घुमा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको, ये जो एंगल था ना, ये क्या था, थीटा, कितना, 0। तो मिथाइल मिथाइल के बीच, सुनना, मिथाइल मिथाइल के बीच 0 डिग्री एंगल वाले का नाम है फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड। अब मैं इस राउंड वाले को पकड़ के 60 डिग्री घुमा दूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा, देखना, डॉट वाला फिक्स है, डॉट वाला फिक्स है, इसको नहीं छेड़ना। डॉट वाला फिक्स है, इसको नहीं छेड़ना। ये डॉट वाला फिक्स है, इसको नहीं छेड़ना। राउंड वाले पर क्या कहानी है समझना। डॉट वाला फिक्स है, इसको नहीं छेड़ना, MEHH। राउंड वाले को 60 डिग्री घुमाया है तुमने, तो कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। देखना ध्यान से। तो यहां क्या लगा हुआ है, इस जगह मिथाइल बेटा, इधर H बेटा, इधर H बेटा। देखो तो मिथाइल मिथाइल के बीच का एंगल अब क्या हो गया, बोलो भैया, अब ये हो गया 60 डिग्री। और मिथाइल मिथाइल का 60 होता है तो ये स्टैगर्ड का फॉर्म है, ये इक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है। लेकिन इसके स्टैगर्ड का भी नाम है। मिथाइल मिथाइल 60 डिग्री वाले को बोलते हैं गौची। क्या बोलते हैं, गौची, गॉच फॉर्म बोलते हैं। स्टैगर्ड का ही फॉर्म है, ये स्टैगर्ड ही है, लेकिन इसका नाम रखा गया गॉच। अब सुनना जरा, अब जरा ध्यान से सुनो। अब इसको मैं फिर से 60 घुमा रहा हूं। अब अगर मैं इसको फिर से 60 घुमाऊंगा तो बेटा एक नया फॉर्म बन जाएगा। अगर मैं इसको फिर से 60 घुमाऊंगा, नया फॉर्म बन जाएगा। पीछे वाले केसेस में क्या था, आप 60 के बाद और 60 घुमाते तो रिपीट हो जाते। पिछले केसेस में इथेन और प्रोपेन में आप घुमा घुमा के देख लो, आपने सिर्फ एक ही बार 60 घुमाया, सर दूसरी बार क्यों नहीं घुमाया, घुमा के देख लो। आप देखो आपकी कॉपी में घुमाओ, अगर आप दोबारा घुमाओगे तो वहां रिपीट हो जाएंगे, यहां रिपीट नहीं होंगे। देखो बना के बता रहा हूं ना, डॉट वाला, ठीक है, इस पर ऐसा लिखा हुआ है, MEHH, देखो। और राउंड वाले पर, राउंड वाले पर ध्यान से देखना जरा, अगर मैं राउंड वाले को 60 घुमाऊंगा तो इधर ME आएगा, इधर H आ जाएगा और इधर H आ जाएगा। देखो अगर मैं राउंड वाले को अगेन 60 घुमाऊंगा तो ME इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां ME का 0 डिग्री एंगल था, यहां ME और H का, इधर देखो, इधर यहां ME और H का एंगल 0 डिग्री है। देखो यहां ME वाला और H वाले का 0 है, यहां ME वाले का 0 था, या HH वालों का 0 था, ऐसा बोल सकते हो। तो यहां ME वाला या HH वाला 0, यहां MEH वाला थीटा 0 है। यस यस यस। तो ये किसका फॉर्म है, इसका ही फॉर्म है। बल्कि ग्रुप का 0 एंगल फुली इक्लिप्स्ड बोलते हैं, एक बल्कि और एक नहीं बल्कि, तो इसका नाम होता है पार्सली इक्लिप्स्ड।
पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक है, ध्यान से देखना, फुली इक्लिप्स्ड, गॉची, पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक है, एक और बनेगा, देखना। अब मैं इसको 60 फिर घुमाता हूं। अगर मैं थीटा 60 फिर घुमा दूं, तो मैंने राउंड को पकड़ के घुमा दिया, तो एम ही यहां नीचे आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा। देखो ऐसा दिखेगा। एम ई एच एच। यहां, यहां और यहां, देखना, इधर एम ई, इधर एच, इधर एच। देखो, अगर मैं इस राउंड वाले को फिर से 60 घुमा दूं, ऐसा दिखेगा। तो अब आप गौर से देखो, एम ई अपोजिट हो गए, और अपोजिट हो गए, इसका मतलब एम ई के बीच का एंगल 180 हो गया। तो इसका नाम होता है, स्टैगर्ड का ही फॉर्म है एंटी फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? एंटी फॉर्म। तो आप ध्यान से सुनना, ये वाला इक्लिप्स का फॉर्म है, इसको बोलते हैं फुली इक्लिप्स्ड, एम ई का एंगल 0। ये वाला इक्लिप्स का फॉर्म है, इसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड, एम ई और एच का एंगल 0। ये वाला स्टैगर्ड का फॉर्म है, एम ई का एंगल 60 डिग्री, गॉची नाम है। ये वाला स्टैगर्ड का फॉर्म है, एम ई का एंगल 180, और ये एंटी फॉर्म है। तो ये 4 अलग अलग फॉर्म बन गए, जबकि इथेन और प्रोपेन में 2 ही फॉर्म होते थे, एक इक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। हर 60 डिग्री पर रिपीट होता था भाई। 0 पर इक्लिप्स था, 60 पर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स आता, फिर स्टैगर्ड आता, ऐसे रिपीट होते जाते। जबकि ये वाला 0 पर फुली इक्लिप्स्ड, 60 पर गॉची, 120 पर, अगर मैं एम ई के बारे में बात करूं, है ना, एम ई से बताता हूं। एम ई 0 फुली इक्लिप्स्ड, एम ई 60 गॉची, एम ई 120, एम ई, तो एम ई 120 पार्शियली इक्लिप्स्ड, एम ई 180 एंटी। ठीक है, तो फुली इक्लिप्स्ड, गॉची, पार्शियली इक्लिप्स्ड, एंटी। समझ गए? ये 4 फॉर्म होते हैं किसके? इसके। अब आप मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो फटाफट से, क्या लिख दूं मैं यहां पर? अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो आप बल्कि ग्रुप के रिपल्सन से चेक कर सकते हो। एम ई 180 सबसे ज्यादा, एंटी हो गया। फिर 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 यहां गौर से देखो, अरे यार अभी तो मेन काम शुरू हुआ। देखो, एम ई 180 था, और एम ई 60। और भाई साहब एक बात तो सुन लो, ये और ये दोनों किसके फॉर्म है? स्टैगर्ड के फॉर्म है। ये और ये इक्लिप्स के फॉर्म है। अब आप यहां बोलोगे सर एम ई 120 था, लेकिन बेटा एम ई और एच के बॉन्ड का भी तो रिपल्सन आ गया यहां। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, सबसे अच्छा, ये वाला स्टैगर्ड का फॉर्म है, तो एंटी सबसे ज्यादा, उसके बाद गॉची। ये दोनों इक्लिप्स का फॉर्म है। अब इक्लिप्स में एम ई और एच का रिपल्सन, और एम ई और एम ई का रिपल्सन, यहां रिपल्सन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, तो पार्शियली इक्लिप्स्ड आएगा, फिर फुली इक्लिप्स्ड आएगा। ऐसा एंटी, गॉची, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है, अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखूं, तो एनर्जी का ऑर्डर आएगा एंटी, गॉची, पार्शियली, फुली, एरो उल्टे कर दो ये। और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। तो आप सीधे ध्यान रखना। ठीक है, चलो पॉज करके नोट करो, फिर आगे चलते हैं। पॉज करिए, नोट करिए। डन हो गया? चलो भाई। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर मैं बात करूं, किसकी? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो कैसा बनने वाला है? ध्यान से देखो, कैसा बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 4 फॉर्म थे ना, 3 और 4 फॉर्म है। ठीक है, थीटा 0 डिग्री फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है,
फुल इक्लिप्स से कहां पर आते हो आप? गॉची पर। गॉची से पार्सल इक्लिप्स, फिर एंटी। अगर रिपीट करोगे तो फिर पार्सल इक्लिप्स, फिर गॉची, फिर फुली, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो फुली इक्लिप्स्ड हो गया, ये वाला क्या हो गया? पार्सली इक्लिप्स्ड हो गया। ये वाला क्या हो गया? जो ट्रफ वाले हैं वो स्टेबल वाले हैं, जो पीक वाले हैं वो अनस्टेबल वाले हैं ना। तो ये गॉच हो गया, और ये क्या हो गया? एंटी। तो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, और ऐड कर दो 240। आगे बढ़ जाओ, बढ़ते जाओ ऐसे। ठीक है, 60-60 का डिफरेंस। आगे चलते जाओ। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आएगा। फुल इक्लिप्स सबसे ऊपर एनर्जी में, फिर पार्सली, फिर गॉची, फिर एंटी। इसका उल्टा स्टेबिलिटी हो जाएगा। करो पॉज, नोट करो, नोट कर लो, फिर एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आज इतना ही काफी है। बाकी साइक्लोहेक्सेन वगैरह के नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे आइसोमेरिज्म की, है ना। ठीक है, हो गया? पॉज करके नोट कर लिया। चलिए भाई, अब हम समझ लेते हैं गॉच इफेक्ट क्या होता है। पढ़ो जरा स्टेटमेंट। गॉच इज मोर स्टेबल व्हेन एच बॉन्ड इज प्रेजेंट। ये क्या मतलब सर? आइए समझते हैं। तुम्हें यह पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होती है? एच बॉन्ड। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर ऐसा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। CH2 X लिखा है, CH2 Y लिखा है, और X और Y क्या क्या होने चाहिए? मान लो तुमने OH लगा दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, NH2 लगा दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, एक OH लगा दिया, एक F लगा दिया, एक NH2 लगा दिया, एक F लगा दिया, एक NH2 लगा दिया, एक OH लगा दिया। समझ रहे हो बात को? तो मैं तो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले रहा हूं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। मुझे पता है F और N से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो इस टाइप के ग्रुप अगर तुमने यहां लगा दिए तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो फिर गॉच स्टेबल होगा। ठीक है, आइए जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पर X को ले लिया, NH2 ले लिया। ठीक है, ठीक है, NH2 ले लिया मैंने। ध्यान से देखना जरा। तो मैं क्या करूंगा? ये 1 है, ये 2 है। 1 वाले को डॉट से और 2 वाले को राउंड से रिप्रेजेंट करूंगा। यही करूंगा ना मैं। बताओ 1 वाले पर क्या क्या है? 1 वाले पर क्या क्या है बताओ, बोलो। 1 वाले पर क्या क्या है? 2H और एक NH2। ठीक है, 2H और एक NH2। तो मैंने NH2 ऐसे लिख दिया और 2H लिख दिए। 2 वाले पर क्या है? वही सेम, 2H और एक NH2। और मैं बना रहा हूं गॉच फॉर्म। मैं बोल रहा हूं ना गॉच स्टेबल है, यही तो बोल रहा हूं, गॉच इज मोर स्टेबल। तो वही तो बना रहा हूं मैं। ऐसा क्यों हो रहा है देखो, NH2 H और H। अब ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन इस NH के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इसका मतलब स्टेबिलिटी आएगी। क्यों? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और ये क्या बन रहा है? चीलेट बन रहा है। क्या बोलोगे इसको? चीलेट। रिंग बन रही है ना। कैसे बन रही है? डॉट वाला कार्बन, राउंड वाला कार्बन 2 हो गए, इधर का नाइट्रोजन 3 हो गए, इधर का एक हाइड्रोजन 4 हो गया, उसके साथ एक नाइट्रोजन 5 हो गए। तो 5 मेंबर की यहां पर रिंग बन रही है ना। तो चीलेट बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है तो स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह है H बॉन्ड। और ऐसा कहां कहां होगा? इन सभी केसेस में होगा। अब X को तुम Y की जगह, Y को तुम X की जगह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फुली इक्लिप्स कर देते तो ज्यादा मजा आ जाता। क्यों? आप ऐसा सोच सकते थे कि सर अगर मैं इसको ऐसे कर देता, NH2 HH, और राउंड वाले पर मैं यहां पर NH2 कर देता इधर, तो थोड़ा पास हो जाता तो मजा आ जाता। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, कोई भी बॉन्ड के लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चिपक गए एक दूसरे में। कोई भी बॉन्ड बनता है तो एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, तो उसको बॉन्ड बोलते हैं।
ऐसा नहीं कि एक दूसरे में घुस गए तो बॉन्ड बन गया। अब आप देखो जरा, यहां पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब यहां इतना पास में आ गए, इतना कम एंगल है यहां पर कि इन दोनों के लोन पेयर में रिपल्सन होगा नाइट्रोजन के। इसके पास भी था, इसके पास भी था, तो ये दोनों ग्रुप रिपेल करने लगेंगे भाई, और रिपेल करने लगेंगे ये आपस में, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बहुत करीब होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, और वो प्रॉपर डिस्टेंस कब मिलती है, जब एंगल 60 डिग्री होता है। तुम अगर इसको NH2 को मान लो यहां ले आते इस जगह कि सर 0 डिग्री एंगल पे तो और अच्छी होगी, बेटा इन दोनों में रिपल्सन होता तगड़ा, तो वो स्टेबल नहीं हो पाते। तो ध्यान रखिएगा, गॉच पर ही होना चाहिए, मतलब किसी भी बॉन्ड बनाने के लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है, और वो डिस्टेंस आपको मिलती है 60 डिग्री एंगल पर, इसलिए गॉच ज्यादा स्टेबल होता है, और इसी इफेक्ट को गॉच इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम मामला। चलो पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। पॉज करके नोट करो, फिर एक बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा, बस मजा आ जाएगा आपको। करो पॉज, पॉज। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट और व्हेन प्रेजेंट, खत्म कहानी। देखो, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो एंटी, गॉची, पार्सली, फुली, और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो गॉची ज्यादा हो जाएगा एंटी से, बाकी पार्सली फुली तो वही रहेंगे, खत्म। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, क्लियर एकदम मामला, खत्म। पॉज करो, नोट करो, पॉज, नोट, डन। तो ये तुम्हें सोचना है। अब आओ सोचते हैं इनमें सवालों में। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर किसका, 2 फ्लोरोइथेनॉल। 2 फ्लोरोइथेनॉल पता है क्या होगा, यहां पर मैं OH लगा दूं और यहां पर मैं F लगा दूं, इसी को बोलते हैं 2 फ्लोरोइथेनॉल। तो कोई भी एक X मान लो और कोई भी एक Y मान लो, कोई भी एक X मान लो, कोई भी एक Y मान लो। आओ जरा ड्रॉ करते हैं, डॉट, और दूसरा वाला राउंड। डॉट वाले पर, डॉट वाले पर OH, H, H, और राउंड वाले पर, राउंड वाले पर क्या लगा है, एक F लगा दो और 2 H लगा दो। देखो यही बना है, इस पर 2 H और एक OH, इस पर 2 H और एक F, और यहां हो जाएगी बेटा बहुत प्यारी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, तो एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, ये डॉट वाला और ये राउंड वाला, 5 एटम, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बढ़िया बेहतरीन गॉच स्टेबल होगा। इधर आ जाओ, इथिलीन ग्लाइकोल कैसा दिखता है, CH2, CH2, OH, OH। किसी को भी तुम मान लो X और किसी को भी मान लो Y, कोई दिक्कत नहीं जिंदगी में, किसी को भी X और किसी को भी Y। ठीक है, बना लो जरा, डॉट, 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 3 बॉन्ड ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और एक ले लेते हैं राउंड, ऐसा, राउंड वाले पर ऐसे 1 2 3। ठीक है, एक OH बना दिया, 2 H बना दिए, यहां एक OH बना दिया, 2 H बना दिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मिल गई। देखो, तो गॉच स्टेबल होगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है और वो बेटा कहां मिलेगी, F, O और N से जुड़े हुए H मिल जाएंगे बस आपको, तो गॉच स्टेबल बोल देना, इसी को बोलते हैं गॉच इफेक्ट। क्लियर है मामला। पॉज करो और नोट करो, आज की कहानी यहीं तक थी। पॉज करो, जल्दी नोट करो। ठीक है, तो ये कहानी थी आज की, बाकी साइक्लोहेक्सेन के हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, बहुत दिनों से हमारे दिल में थी, कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, आज बोल ही देते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए और आपने हमें इतनी देर तक झेला, अच्छा लगा हमें। ऐसे ही आप झेलते रहें हमें जब तक पूरी ऑर्गेनिक खत्म नहीं हो जाती। ठीक है बेटा, तो कहानी आज की हम यहीं स्टॉप करते हैं, पूरा रिवाइज करते आना। नेक्स्ट टर्न पर मैं साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर कराऊंगा और ढेर सारे सवाल करेंगे अपन। क्लियर है एकदम मामला। तो आप एक काम करना, पूरा आइसोमेरिज्म रिवाइज करके आना, हम पूरे आइसोमेरिज्म के कुछ सवाल भी करेंगे और कन्फर्मर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। ऐसे ही आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।